सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स पर। आज हम पढ़ाई करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रियंकाज वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये जो प्रियंका मैम है ये बहुत बढ़िया वेल ट्रेंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट होते कौन है? दे आर लाइक एस्ट्रोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या कुंडली देखकर बताते हैं आपका भविष्य, और ये न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं या आपका नंबर्स के थ्रू आपके फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव चीज़ें क्या नेगेटिव चीज़ें, ये सब आपके लाइफ के बारे में बताते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर इनके चैनल पे विजिट करना चाहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को मेंशन कीजिए और ये आपके क्वेश्चन का तुरंत रिप्लाई करेंगे। जो भी आउटपुट होगा आपकी अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स लाइक योर बर्थ डेट एंड ऑल, मैं इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। नेम याद रखिएगा, प्रियंकाज वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। एवरीवन प्लीज मस्ट विजिट हर चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। यहाँ पर लेके आए हैं रेनफोर्समेंट कंक्रीट का पार्ट 4 यूथ पब्लिकेशन की बुक का। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, गेट हो, जेई हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो और आरसीसी के बिना क्रैक करना इजी नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो पार्ट 4 की बात करते हैं। यहाँ पे हम 76 से 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर पार्ट 4 एंड क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारे पार्ट 4 का। सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, थॉरली समझेंगे। सो पेन डाउन कर देना, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवीजन करते रहना, एग्जाम क्रैक आप ज़रूर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है आरआरबी एसएससी सिकंदराबाद 2015 में। अकॉर्डिंग टू आईएस 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में हमारे कौन कौन से ग्रेड्स आते हैं। तो ये आते हैं हमारे M5 से लेके 7.5, 10, 15 और 20। ये आते हैं हमारे नॉमिनल मिक्स में। किस में आते हैं? नॉमिनल मिक्स में। ठीक है, और फिर आते हैं हमारे डिज़ाइन। डिज़ाइन होते हैं हमारे 25 से 55 तक। 25 से 55 तक हमारे होते हैं डिज़ाइन कंक्रीट। ठीक है, इसमें हमसे अप टू पूछा है कि मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है। मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारे यहाँ पे? देखो 20। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि 10 है, 15 है, 20 तीनों ग्रेड गिवन है तो हम कौन सा मार्क करें। उसने अप टू बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अप टू बोला है। अप टू से पता लगा कि लास्ट कौन सा है? 20, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आरआरबी एसएससी 2015 में पूछा गया है। द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर Fe415। तो स्टील में जब भी ग्रेड गिवन होता है वही उसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होता है, यानी कि सिग्मा वाई यही होता है हमारा 415 MPa। MPa मैंने आपको बताया था क्या होता है? न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो 415 ग्रेड गिवन है, ये इसका हमारा मिनिमम यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगर ऐसे ही अगर Fe500 गिवन होता तो इसका आंसर होता हमारा 500 MPa, यानी कि ऑप्शन सी। जो ग्रेड गिवन है वही उसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है और एग्जाम में तुरंत आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्रीप ऑफ मटेरियल इज पूछा गया एसएससी जेईई 2016 में। मटेरियल का क्रीप क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। डिसअपियरेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन रिमूवल ऑफ लोड टू बिकम ब्रिटल, नॉट बीइंग डक्टाइल एंड कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। तो याद रखना है, जो क्रीप होता है किसी भी मटेरियल का, जनरली हम कंक्रीट की बात करते हैं, तो ये कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन होती है टाइम के साथ उसके सस्टेन्ड लोडिंग। सस्टेन्ड लोडिंग यानी उसका जो डेड लोड है, जो उसकी लाइव लोड है किसी स्ट्रक्चर पर, उसका लोड के मान लो कोई टाइम पैसेज है, मान लो 1 साल की बात कर रहे हैं, उस 1 साल का टाइम पैसेज में वो लोड तो उसके ऊपर पड़ रहा है ना, उस लोड के पड़ने के बाद कॉन्टिन्यूड डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन हो रहा है अंदर ही अंदर, तो उसको ही हम क्रीप बोलते हैं। बट इसको यूज़ कहाँ करते हैं? तो हमें पता था ना, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? 5000√FC के। ये शॉर्ट टर्म का होता है। बट जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे 1+थीटा ऐड कर देते हैं। ये थीटा ही क्रीप कॉफिशिएंट है। ये जो थीटा है ये क्रीप कॉफिशिएंट है। इसकी वैल्यू होती है 7 डेज पे निकालते हैं तो 2.2 लेते हैं, 28 डेज पे निकालते हैं तो 1.6 लेते हैं, और जब 1 ईयर की बात करते हैं तो क्रीप कॉफिशिएंट की वैल्यू हम 1 लेते हैं, सॉरी 1.1 लेते हैं। ठीक है, 2.2, 1.6 और 1.1। मैंने आपको थीटा की वैल्यू सारी बता दी कि हम क्या क्या लेके चलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं जब लॉन्ग टर्म मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की बात करता है, यानी कि क्रीप फैक्टर को हम इंक्लूड करते हैं।
ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया SSCG 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में, वर्किंग स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज द ऑर्डर ऑफ। टेंशन की बात कर रहा है, वर्किंग स्ट्रेस में पूछ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, SSCG में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जहाँ कॉन्सेप्ट की नीड होगी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते जाऊँगा, बट कई चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं ताकि एग्जाम में आपको तुरंत स्ट्राइक करें। तो याद रखना है, इसका आंसर होता है हमारा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया यूके PSC AE में 2007 में, यूपी SSCG 2015 में और SSCG 2009 में, लेकिन 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। वर्किंग स्ट्रेस से पूछा गया मॉड्यूलर रेशो इज डिनोटेड बाय। मॉड्यूलर रेशो क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस में, ये पूछा जा रहा है। बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, M इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। इस सिग्मा CBC की वैल्यू जो है अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग होती है, जो 5, 7, 8.5 ऐसे वैल्यू होती है इसकी। मैंने आपको बताया था सिग्मा CBC की, इसी से हमारा मॉड्यूलर रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट या पता नहीं सेकंड पार्ट में मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ मैं, तो आप चाहें तो वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें याद रहना चाहिए, M इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, यानी कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया UPRVNL AE 2016 में, द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इन MPa ऑफ कंक्रीट हैविंग अ मेजर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 64 MPa वुड बी एज पर IS 456। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है, FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट FC के, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में नहीं है, 0.7 रूट FC के। तो 64 का रूट कितना होता है 8, 0.7 इंटू 8 इज इक्वल टू 5.6, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। बट ये मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे एग्जाम में। आप सिविलियंस के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी ट्रिक है, मैंने आपको सिखा चुका हूँ। दिमाग में सोचेंगे 64 का रूट कितना होता है 8 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 हमारा आंसर आ जाए, यानी कि ऑप्शन सी। विदाउट लिफ्टिंग द पेन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, टाइम की शॉर्टेज होती है, तो ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और फटाफट आंसर को सॉल्व करके मार्क्स गेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया UPSSC JEE 2016 में, IS 456 रिकमेंड। IS 456 जो हमारा स्टैंडर्ड कोड है वो क्या रिकमेंड करता है। ऑप्शन ए वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइन, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, या फिर बोथ A एंड C। तो जब से हम RCC पढ़ रहे हैं आपको पता होगा कि दो मेथड होते हैं हमारे, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है और एक लिमिट स्टेट मेथड होता है। अल्टीमेट मेथड ऑफ डिज़ाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती हमारे इसमें, हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड ही पढ़ते हैं और IS 456 हमें यही रिकमेंड करता है। तो बोथ A एंड C, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता होना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में, वरना इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया LMRC असिस्टेंट इंजीनियर 2017, tetrapods are to be designed to kept on the shores of Arabian Sea. It is expected that these structures would face high tides for 70% of the time and low tides for the remaining 30% of the time. The exposure class to be considered for these structure as per IS 456 would be, shores of Arabian Sea है यानी कि टाइडल जोन है, खुद ही क्वेश्चन में बता रहा है कि हाई टाइड्स में 70% टाइम रहता है, 30% टाइम वो लो टाइड्स में रहता है, यानी कि कौन सा जोन हो गया, टाइडल जोन हो गया। और जब भी टाइडल जोन की बात करते हैं तो कौन सा केस होता है, एक्सट्रीम केस होता है। कौन सा, एक्सट्रीम कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन होती थी हमारी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। इनमें अलग अलग हमारे जो कवर्स होते हैं वो हम क्या लेके चलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जो जो हमारा ग्रेड यूज़ होता है वो भी मैं आपको पहले पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ। ये 5 कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। इसमें हमारा डिफरेंट जो है वो कवर्स होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, नॉमिनल कवर्स, उसकी वैल्यूज़ भी हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। बट पिछले पार्ट्स में मैं टेबुलर फॉर्म में सारा समझा चुका हूँ कि माइल्ड कंडीशन में क्या होता है, मॉडरेट में क्या होता है, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम में क्या होता है, और कौन कौन सा कवर हम लेके चलते हैं, कितनी वैल्यूज होती हैं और कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो
फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइडल जोन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है एक्सट्रीम, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन था बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको सारी वीडियोस को थॉरोली देखना है, अच्छे से रिवाइज करनी है चीज़ें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेन डाउन करते जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया द assumption दैट द प्लेन सेक्शंस नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग इज यूज। ये एक एजम्पशन होती है हमारी कि जो प्लेन सेक्शन नॉर्मल है वो बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग सेम रहता है। ठीक है, तो एजम्पशन हम किस में यूज़ करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ओनली इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन, ओनली इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट, एंड ओनली इन द अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइन। मैंने आपको बताया था अल्टीमेट लोड नाम की चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं अपने उसमें RCC में, हम लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस दोनों मेथड यूज़ करते हैं। तो ये अजम्पशंस भी हमारी दोनों में होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना कि वर्किंग स्ट्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता। सेम अजम्पशन हमारी दोनों मेथड में होती है, वर्किंग स्ट्रेस में भी और लिमिट स्टेट मेथड में भी, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। याद रखना है, जब आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ कन्फ्यूजन होना वैलिड है बट एग्जाम में नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आप कन्फ्यूजन को क्लियर कर सको और एग्जाम में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हिमाचल प्रदेश SSB JEE 2017 में पूछा गया फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी नियरली। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अभी बताया था 5000√FC के। इसमें जो सारी वैल्यू होती हैं ये हमारी न्यूटन पर mm² में आती है, यानी कि MPa में आती हैं। अब FC कितना है 50 है, तो √50 कैसे निकालेंगे, वहाँ पे पेन लेके सॉल्व करने में मत लग जाना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। तो √50 नियर अबाउट रूट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा 49, तो 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, वैल्यू आएगी कितनी 35,000 न्यूटन पर mm²। देखिए ऑप्शन बी गिवन है, तुरंत 5 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या ग्रेड गिवन है, शॉर्ट टर्म पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए। न्यूटन पर mm² में पूछा है, नहीं पूछा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं पूछ लिया। तो ये चीज़ें आपको यहीं पे प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्ज़ाम में आपके दिमाग में पहले से ये चीज़ें रहें और आप ये चीज़ें चेक कर लें। तो एग्ज़ाम में से लिख के मत आना कि √FC मल्टीप्लाई बाई 5000, इतना टाइम वेस्ट हम एग्ज़ाम में नहीं करने वाले। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ये हमारा पूछा गया SSC 2017 इवनिंग शिफ्ट में। एज पर IS स्पेसिफिकेशंस द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। देखिए अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मैं क्वेश्चन आ गया। तो 5 कंडीशन होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो जिसमें कवर की वैल्यू होती है 20 mm, देन 30 mm, देन 45 mm, देन 50 mm एंड देन 75 mm। इस वैल्यू को ऐसे याद रखेंगे 20, 30, 45, 50 एंड 75। 5 ग्रेड होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। मैं बता रहा हूँ मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको कभी कोई कन्फ्यूजन रहने नहीं वाला। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये कंडीशन क्या होती है, नॉमिनल कवर क्या लेके चलते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ये मैं आपके टिप्स पे करा दूंगा हर चीज़, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत पता होना चाहिए आंसर ये है इसका, कि मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ और ना ही मुझे ज़्यादा सोचना पड़े। तो याद रखेंगे 20, 30, 45, 50 एंड 75। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। यहाँ मॉडरेट के बारे में पूछा है बट एग्जाम में और कॉन्फिडेंट मत होना कि मैंने हर चीज़ याद कर रखी है। क्वेश्चन को फिर भी ध्यान से पढ़ना कि वो क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर बच्चे को इन्हीं चीज़ों में फंसाता है, 20 और 30। अब ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45 एंड ऑप्शन डी इज 50। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइल्ड और मॉडरेट में, जल्दबाजी में माइल्ड और मॉडरेट को कंफ्यूज करके आंसर शफल कर देते हैं, बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मॉडरेट की वैल्यू होती है नॉमिनल कवर की 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, ये पूछा गया SSC JEE 2013 में। एज पर IS 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि FCR की बात कर रहा है, ऑफ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज। अभी मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है इसका, FCR इंटू इज इक्वल टू 0.7√FC के। FC की होती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 डेज पे, तो 0.7√FC की हमारी FCR होती है, यानी कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ जब भी निकालनी है तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस देखते हैं, 0.2 FC के, 0.1 FC के,
0.7 रूट एफ सी के एंड 0। ये ऑप्शन में 0 क्यों दिया? क्योंकि हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो बच्चा सोचा कि ये 0 तो नहीं हो सकता, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बट आपको नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि वो FCR पूछ रहा है, वो 0.7 रूट हमारी FCK है, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, the limiting value of permissible tensile stress for a reinforced concrete member in tension for HYSD of grade 415। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है, तो हमने सिग्मा CBC तो पढ़ लिया था, बट एक वैल्यू होती है सिग्मा ST, ठीक है, जिसको जनरली हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है, याद रखना डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट होती है। ये FE 250 के लिए रहती है हमारी 140 MPa यानी कि न्यूटन पर mm², और FE 415 के लिए ये होती है हमारी 230, और ऐसे ही FE 500 के लिए ये वैल्यू होती है हमारी 275, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए क्या गिवन है, 415 के लिए होती है हमारी 230, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 140 होती है हमारी FE 250 के लिए, या FE 415 के लिए, और ये FE 500 के लिए, यानी कि ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, सिग्मा ST, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ होता है। जब हम आगे और अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं। और मीनवेल आपको ये याद रखना है, ये वैल्यूज हमारी सिग्मा ST की होती हैं 3 ग्रेड के लिए, FE 250, FE 415 एंड FE 500 के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ये हमारा पूछा गया DFCCIL 2016 में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। वाई स्टील इज कॉमनली यूज एज गुड रिइंफोर्सिंग मटेरियल। हम स्टील को क्यों यूज करते हैं एज अ गुड रिइंफोर्सिंग मटेरियल? स्टेटमेंट गिवन, इट इज चीपली अवेलेबल इन बल्क, thermal coefficient is nearly equal to concrete, it possesses low tensile strength, it develops good bond with concrete। देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे, एक अपने नॉलेज के बेस पे और एक हम एलिमिनेशन मेथड से। पहले हम नॉलेज बेस पे देखते हैं कि इट इज़ चीपली अवेलेबल इन बल्क, यस हमें बल्क में अवेलेबल हो जाता है चीपली। थर्मल कॉफिशिएंट इज नियरली इक्वल टू कॉन्क्रीट, यस इसका थर्मल कॉफिशिएंट जो है वो कॉन्क्रीट के नियरली इक्वल होता है, इसीलिए इसको कॉन्क्रीट के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं एक बार, इट डेवलप्स गुड बॉन्ड विद कॉन्क्रीट, यस ये कॉन्क्रीट के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसको बिल्कुल टाइटली फर्मली हेल्ड कर लेता है, होल्ड कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, इट पोजेसेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसी चीज़ को देखिए आप, अगर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती, कंक्रीट की भी लो है, इसकी भी लो होती, तो फिर हमें बेनिफिट क्या होता, फिर हमें इतनी रिसर्च करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमने स्टील यूज़ भी किया और हमारा पर्पज़ भी हल नहीं हुआ। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना, जो स्टील है वो डक्टाइल होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, तभी हम स्टील को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, स्टेटमेंट सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, बी एंड डी। ए स्टेटमेंट सही है, बी सही है और डी सही है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बट अगर एग्जाम में आपको अगर सी स्टेटमेंट के बारे में भी पता था, तो भी आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। अगर आप सी गलत करते ही आपको ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो गलत ही हो जाता, ठीक है। फिर आपको देखना था कि भाई बी सही है या नहीं, फिर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। याद रखना इन फ्यूचर कि क्या हमारा स्टील हम यूज़ क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। पूछा गया यूपिटर प्रेस जेई 2016 में, इन इन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्टील इन्फोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ। जो RCC स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो स्टील इन्फोर्समेंट होती है उसमें कौन कौन होता है देखते हैं। ऑप्शन ए डिफॉर्म्ड बार्स, ऑप्शन बी कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको बहुत बार समझाया है, अगर आपको टर्म्स इन जनरल लग रही हों, ज़्यादा टेक्निकल ना लग रही हो, तो ऑप्शन डी ही मार्क करें हमेशा, ऑल ऑफ दीज। इससे आपको एग्जाम में बहुत बार फ़ायदा होगा, बहुत क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ टर्म्स टेक्निकल लग रही हैं, डिफॉर्म्ड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार, माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। बट ये सारे बार जो है हम यूज़ करते हैं RCC स्ट्रक्चर में एज द स्टील रेनफोर्समेंट। तीनों हैं, डिफॉर्म्ड बार्स, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील, ABC, यानी कि ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPR जेई 2014 में पूछा गया है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। सेम फॉर्मूला 0.7 रूट FCK वाला। अब यहाँ पे 30 दे दिया, 30 का रूट तो हमें पता ही नहीं है,
बट फिर हमने ऑप्शंस को देखा कि ऑप्शंस नियर अबाउट तो नहीं है, 3.83 है, 5.4 है, 21.23 एंड 30 MPa है। ठीक है, तो एफ सी के 30 है, हमने मान लिया 25 है, हम मान लेते 25 है, नियरेस्ट स्क्वायर 25 है, उसका रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0.7 मल्टीप्लाई 5 इज 3.5। हमने इसको 30 से 25 माना, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इससे 3.8 के आसपास हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऑप्शन देखा, ऑप्शन ए करेक्ट निकल आता है उसी टाइम। तो ऑप्शन से भी फ़र्क पड़ता है कि आपको रूट सॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आंसर्स आर नियर अबाउट तो आपको रूट सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा। बट अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, जो आपको मार्क्स देंगे और आप बहुत अच्छे से आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016। ट्विस्टेड बार हैज़ अबाउट डैश मोर यील्ड स्ट्रेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार। ये जो ट्विस्टेड बार्स हैं, इनका जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील से कितना ज़्यादा होता है, तो याद रखें 1.5 टाइम्स होता है ऑर्डिनरी बार्स ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में। ट्विस्टेड बार का जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो 1.5 टाइम्स होता है ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार से कंपैरिजन में, तो 0.5 ज़्यादा, यानी कितना ज़्यादा हो गया 50% ज़्यादा हो गया। ऑप्शन डी देखेंगे तो 50% गिवन है, तो 50% ज़्यादा हो जाता है ट्विस्टेड बार में यील्ड स्ट्रेस एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार। तो अब 50% ज़्यादा यील्ड स्ट्रेस है, तो ये कंजम्पशन कम कर देता है, अप्रॉक्सीमेटली 33% कंजम्पशन को ये कम कर देता है ट्विस्टेड बार। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता तो आपको आना चाहिए। दोनों तरह सिनेरियो मैंने आपको बता दिया क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, यूपी ट्रिपल एस जेई 2016। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली पूछा है, बच्चा जल्दबाजी में गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि बच्चे ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल में टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 to 15% होती है। अब बच्चा इतनी इंग्लिश एग्जाम में पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ नहीं पाता, तो वो इस क्वेश्चन में गलती कर देता है। और देखिए कितना स्मार्टली प्ले किया, ऑप्शन ए गिवन है ट्रू, तो बच्चा जो सोच रहा है वही उन्होंने दिमाग में फीड कर दिया और ऑप्शन में भी वही दे दिया, ताकि बच्चा गलती करे ही करे। बट एक्चुअल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 to 15% नहीं होती। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 1/10 होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ये याद रखना। हमने तो पढ़ा था ना, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी 10 टाइम्स कैसे हो सकती है, तो बहुत वेग स्टेटमेंट हो गया ना। बट ये तभी पता लगेगा जब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी करेंगे तो मार्क्स गेन करने के बजाय आप मार्क्स लूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, यूपीएससी जेई 2016। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे पढ़ा था। जो थर्मल कोफिशिएंट होता है हमारा कंक्रीट का, वो किसके इक्वल होता है, स्टील के। किसके इक्वल होता है, स्टील के इक्वल होता है। वैल्यू क्या होती है इसकी, अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻⁻6, 9 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 9 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू होती है। और अल्फ़ा सी अल्फ़ा एस दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है, ये भी एग्जाम में अगर आती है तो आपको पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा सी और अल्फ़ा एस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, इसीलिए हम स्टील को यूज़ करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट हमने पीछे पढ़ा भी है, तो आई होप आपको याद होगा वो स्टेटमेंट, और आप ऐसे क्वेश्चन को इन फ्यूचर एग्जाम्स में ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। Moving to next question, question number 95, UPRVNL AE 2016. The yield strength of Fe415 steel in MPa would be minimum of। मैंने आपको बताया था जो ग्रेड होता है वही उसकी yield strength होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 415। बट अगर उसने वर्किंग स्ट्रेस पूछ लिया इसका, अगर उसने इसका वर्किंग स्ट्रेस पूछ लिया, तो आपको इस वैल्यू को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ता है। 415 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.78 से, 1.78 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 230 MPa, अगर वर्किंग स्ट्रेस पूछ रहा है। बट यहाँ पे तो यील्ड स्ट्रेंथ पूछिए तो 415 ही आंसर करेक्ट है। बट इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ लेता कि वर्किंग स्ट्रेस क्या होगा, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए यूज़ करते हैं वो 1.78 होता है, और लिमिट स्टेट में कितना होता है
1.15 स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए 1.5। इसको डिवाइड किया 1.78 से तो 230 एमपीए आएगा। बट इस क्वेश्चन में यील्ड स्ट्रेंथ पूछी थी तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना कि नॉट पूछ रहा है या बिना नोट के पूछ रहा है। अ वैलिड अजम्पशन इन अ वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन। इसमें से कौन सा अजम्पशन वैलिड नहीं है? पढ़ लेते हैं अजम्पशंस को। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिल्कुल सही अजम्पशन है, बहुत बार पढ़ा हमने। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट, यस बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड कंक्रीट इज इलास्टिक, तो कंक्रीट इज इलास्टिक, यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। बट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेटली नील ही मान के चलते हैं, तभी तो हम स्टील यूज करते हैं। तो इसलिए इस assumption को मान के चलते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वेग स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे नॉट पूछा था। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 कोल इंडिया 2016 में पूछा गया, व्हाट विल बी द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन जीपीए फॉर अ कंक्रीट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 एमपीए। 25 देखा एफसी के गिवन है, रूट किया 5 आया, 0.7 से 5000 रूट एफसी के होता है ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है हमारा। अब रूट एफसी के वैल्यू निकाली हम कितनी 25 है तो 5 हो जाएगा, 5 × 5 25,000, बट ये वैल्यू है हमारी एमपीए में। और हमने जब ऑप्शंस देखे, ऑप्शन में तो 25 गिवन है, तो हम तो कंफ्यूज हो गए। तो फिर हमने क्वेश्चन में पढ़ा, उसने जीपीए पूछा था, तो इसको हम 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें जीपीए में कितनी 25 जीपीए। अब इसमें हमने पेन को उठा के इतना सॉल्व किया है, बट एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट 5000 × 5 25,000 डिवाइड बाई 1000, 25 इज अवर करेक्ट आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। एमपी और जीपी का रिलेशन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोल इंडिया 2016 में पूछा गया, व्हाट विल बी द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इन एमपी ऑफ एफई 500 स्टील यूज्ड एज रिइंफोर्समेंट इन कंक्रीट। कितनी बार बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो भी ग्रेड गिवन होगा वही उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो 500 एमपीए होगी हमारी यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। 415 होता तो 415 लिखते, 250 तो 250 लिखते, जो भी ग्रेड पीछे गिवन होगा वही हमारा आंसर होगा। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है, उसकी अकॉर्डिंग मार्क करना, गलती मत करना। वैल्यूज को ध्यान से पढ़ेंगे, 500 गिवन है तो 500 एमपीए ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 यूपी ट्रिपल एस सी जे 2016 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स स्पेसिमेंस, दैट इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±y% ऑफ द एवरेज। देख पढ़ने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बट याद रखना बेसिक सी चीज़ है। स्पेसिमेंस लिए जाते हैं, कि एक्स वो हमेशा 3 लिए जाते हैं, जो सैंपल है वो हमारे 3 लिए जाते हैं। जो इंडिविजुअल वेरिएशन है इनका एवरेज से वो कितना होना चाहिए, वो ±15%। 3 सैंपल लेंगे और जो इंडिविजुअल वेरिएशन वो ±15% ऑफ एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए बोल रहे हैं ना, इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±y% ऑफ द एवरेज। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि 3 सैंपल होते हैं और 15% से ज़्यादा वेरिएशन इंडिविजुअली नहीं कर सकते। ये चीज़ें याद रखनी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 3 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, भले 5 सेकंड ज़्यादा लग जाए बट गलत नहीं करना है। मार्क्स स्कोर करने हैं, पेपर फिनिश नहीं करना है। कहीं आप सोचें कि सिर्फ पेपर फिनिश करके आ जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एक्यूरेसी मैटर करती है। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4 ऑफ आवर आरसीसी सीरीज। पूछा गया एसएससी जे 2010, ईएससी 2005, 2012, 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में। मिनिमम ग्रेड ऑफ इन्फोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456 2000। कंडीशन कौन कौन सी होती थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। नॉमिनल कवर कितना होता था 20, 30, 45, 50 एंड 75। ग्रेड्स में आपको पहले बता चुका हूँ। अब याद रखना कि जनरली जो क्वेश्चन पूछा था वो सी
पे ही पूछा जाता है। और ये कंडीशन हमारी किसकी है, सीवियर की होती है। और सीवियर में हमारा जो ग्रेड होता है कंक्रीट का वो होता है हमारा M30। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बच्चा बार बार गलती भी करता है, बट हम नहीं करेंगे। हमें पता है कि सी कंडीशन हमारी सीवियर में आती है, टाइडल कंडीशन एक्सट्रीम में आती है, नॉमिनल कवर 20, 30, 40, 50 एंड 75 है। और सी वाटर में जो ग्रेड यूज होता है हमारा वो होता है M30, यानी कि ऑप्शन सी जो कि हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली बुक से जब आप पढ़ते हैं तो आप इतना मेमोराइज नहीं कर पाते। जब किसी की वॉइस सुनते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज हो सकती हैं। ये जितना भी टाइम आप मेरे चैनल पे इन्वेस्ट करेंगे ये आपको वर्थ इट होगा। आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम इधर उधर की बातें कम करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बातें ज़्यादा करते हैं। जो सीखना चाहिए वही सीखते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने से ही मतलब रखना चाहिए फॉर टाइम भी। हमें ज़्यादा नहीं सीखना है, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, परफेक्टली सीखने वाले हैं, और हर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। अब मेरी आगे एसएससी जेई का ही हम स्टील सीरीज़ भी निकालने वाले हैं, वो भी आगे डेली अपलोड होगी, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट है या कोई भी आपका रिव्यू है या कोई भी मेरे को पॉजिटिव फीडबैक देना चाहते हैं, नेगेटिव फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो हैव अ नाइस डे, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।